हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि वीकेंड में किस तरीके से चीज़ें बदल सकती हैं और मंडे से कैसा मार्केट हो सकता है। बहुत सारे लोग को यहाँ पे तकलीफ हो रही होगी कि मार्केट में कॉशियस रहना यहाँ पे उनको बुरा लग रहा है, और मैं उनका स्वागत करता हूँ कि अगर कॉशियस नहीं रहना चाहते हैं तो मार्केट ही उनको सिखा देगा। तो ये तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा हुआ है। और जस्ट बिफोर मेल्टअप होता है। हमेशा आप देखेंगे जब भी एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है तो उसके पहले मार्केट सिर्फ एक चेजिंग की तरह भागता है, चेस करते हैं लोग, और उसमें आप देखेंगे कि एक तरह से कोई सेंस नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। बहुत सारे लोग 16,000 का टारगेट दे रहे हैं, 16,200 का है, वो पॉसिबल है, लेकिन जो भी ये 100, 200, 300 पॉइंट के अंदर का रेंज है, यहाँ से मार्केट पलटेगा बहुत शार्पली। और उसके जो साइंस हैं, जो क्रैक्स हैं, वो ऑलरेडी आपको दिखना चालू हो जाएंगे। और उसमें उस लेवल पे पहुँचते पहुँचते आप एक चीज़ और देखोगे कि वहाँ पे 2-3 स्टॉक्स ही हैं जो किसी तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और वो स्टॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में होंगे। तो आज के समय आप देखेंगे कि आईटी में टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स ने पूरा जोर लगा दिया है। और आईटीसी, इन्फोसिस जो है ऑलरेडी बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में ओवरबॉट चल रहे हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जेंसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो अब कौन उठाएगा मार्केट को? एचडीएफसी बचा हुआ था, रिलायंस बचा हुआ था, रिलायंस भी ऑलरेडी भाग चुका है, एचडीएफसी में भी ठीक ठाक रैली आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में। मैंने इसके बारे में बात भी की थी 2500 जब था, कि ये एक लौता स्टॉक है जो यहाँ से 2800 तक जा सकता है। 300 पॉइंट की रैली इसकी बाकी है, क्योंकि अगर मार्केट हाई बनाएगा तो एचडीएफसी पीछे नहीं रहेगा। तो उसने भी काफ़ी कुछ कवर किया है, ऑलमोस्ट 2560 तक पहुँच चुका था, अभी मतलब 2600 तक भी गया है, अभी वापस आया है। लेकिन यहाँ पे भी वीकनेस आ रही है। और बैंक निफ्टी, जो कि एक लैगिंग कंपोनेंट था, जो ड्राइव करने वाला था, जो सबसे उम्मीदें थी, अभी भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अचानक से गवर्नमेंट कुछ अनाउंस कर दे बैंक के बारे में तो बैंक निफ्टी भाग सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे 2-3 दिन में, तो सिर्फ एक्सपायरी के दिन इसमें एक रैली आती है, उसके बाद फिर से वो गिव अप करने लगता है। और 35,500 जो इसको मजे से ब्रेक कर देना चाहिए था, 36,000 के ऊपर अभी होना चाहिए था, ये अभी 35,000 के पास स्ट्रगल कर रहा है। ये एक पॉइंट है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको डाउ थ्योरी के बारे में कहा था, कि जो इसका प्राइम कंपोनेंट है वो आपको एक इशारा करेगा कि पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो किधर जा रहा है। और प्राइम कंपोनेंट जो है वो आपका आईटी नहीं है, वो बैंक है। आईटी आप कह सकते हो एक मेजर कंपोनेंट है जो भाग रहा है पागल की तरह। 17% उसका वेटेज है। अगर 2% ऊपर जाता है तो इट इज इक्वल टू बैंक निफ्टी विच इज 35 to 38% वेटेज। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे करंटली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, तो ग्लोबल मार्केट्स राइट नाउ डाउ जोन्स 50 पॉइंट डाउन है, और बाकी तो फ्लैट चल रहे हैं। नैस्डैक जो है फ्लैट है। ओवरऑल जो आज का ग्लोबल मार्केट्स में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये है कि डॉलर फिर से स्ट्रांग हुआ है, करीब 0.5% की रैली है। और पिछले 2-3 दिन 4 दिन में ये जो फॉल आया था, डॉलर को सडनली पीट दिया गया था, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, 89.8, 89.9 तक आ गया था। अभी फिर से वापस ये अपना उठाया है एक इसने नया ट्रेंड, और 90.6 के आसपास है। तो आज करीब 0.5% ऊपर है, जो कि काफ़ी बड़ा, डॉलर के लिए 0.5% बहुत बड़ा होता है। और 0.5% डॉलर पहले मतलब कहते थे, आज से 1-2 साल पहले जब मार्केट नॉर्मल होते थे, कि अगर 0.5% डॉलर भागा है तो इमर्जिंग मार्केट में 1 से 1.5% का करेक्शन होता था। अभी क्या हो रहा है, वो तो अभी नई इकोनॉमिक्स चल रही है, तो अभी छोड़ दो, अभी जो भी है। लेकिन कब तक? जब तक हमारे जो टारगेट्स हैं, सभी टारगेट्स पूरे हो जाएं, सब कुछ हो जाए, मतलब जिसके किसी के 16 बचे होंगे, किसी के 15,900, किसी के 830, 850, सबके पूरे हो जाएं, सबको खुश कर दे। ऑलमोस्ट काफ़ी लोग खुश हो चुके हैं, लेकिन लोग ओवर एम्बिशियस और ग्रीडी भी हो चुके हैं, ठीक है। और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब मार्केट क्यों गिरेगा? बिकॉज एवरीबडी इज़ ब्लाइंड नाउ, एवरीबडी इज़ रेडी कि भाई अब तो 16, 17, 18, 20 अब तो कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग थे जो उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट 15,800 से लौटेगा, 700 से लौटेगा, 600 से 600 से लौटेगा। वो लोग गिव अप कर चुके हैं, नहीं यार ये अब नहीं गिरेगा। ऐसे कैसे? मतलब इफ़ यू लुक एट टेक्निकल, यू कैन क्लियरली सी कि डाइवर्जेंसेस क्रिएटेड है, और डाइवर्जेंसेस आज तक हिस्ट्री में क्रिएट जब भी होते हैं, उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं। या फिर उस डाइवर्जेंस को क्रिएट कर दिया जाए पॉजिटिव में, वो हो सकता है, ऊपर से आप टर्न उसको कर सकते हो, क्रॉसओवर्स को उल्टा घुमा सकते हो ऊपर की तरफ, या फिर वो सही साबित होंगे। तो अभी तक घुमाने वाला जो पैटर्न है वो नहीं दिख रहा है। अभी फ्लैट हो चुका है, मार्केट फ्लैट हो चुका है। जहां पे क्रॉसओवर होते हैं वो फ्लैट हो चुके हैं, वो वापस ऊपर की तरफ नहीं उठ रहे हैं, वो फ्लैट है, इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव होना इतने बुल मार्केट के बाद, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के बाद ही डाइवर्जेंस है। और यही चीज़ मैं हमेशा आपको वार्न करता हूँ। और मिड कैप में तगड़ा है, 5 से 8% कहीं नहीं गया है। आपका आईटी में कम से कम 10% का है, और बैंक में करीब 5% का। बैंक 30,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस बैंकिंग इंडेक्स का, निफ्टी बैंक का। और वहाँ पे जब तक में आप जाओगे तब तक में बहुत कुछ हो चुकी होगी तबाही पूरे मार्केट में। तो आप अगर आज के समय देखो तो ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसने अपने हाई पे नहीं है और हाई पे नहीं जा रहा है, या फिर उसमें ऐसा टेक्निकल है जो बोल रहा है कि यार ये हाई पे जाना चाहिए? आप सर्च करो।
मैंने काफ़ी सर्च मारा, मुझे कुछ स्टॉक्स में लगा कि अपसाइड है, जैसे मैंने HDFC का मेंशन किया था, रिलायंस में थोड़ा बहुत मैंने मेंशन किया था 2260 2300, वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2260 70 हम बार बार जाके टच कर रहे हैं। तो बचा कहाँ पे है? बहुत ही कम है। ITC बचा हुआ है, ऑफ कोर्स सब लोग उसका वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन संभालेगा इसे, और कौन से मेजर सेक्टर हैं जो उठाए हैं, और क्या टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा ओवरवॉट हो चुके हैं कि यार ये तो अकेले ही निपटा देगा। समझ रहे हो आप? जब निफ्टी उठ रहा था, बैंक निफ्टी नहीं उठ रहा था, तो बैंक निफ्टी को उठाना था, बैंक निफ्टी ने किया अपना काम। अब बैंक निफ्टी एक लीडिंग इंडेक्स है निफ्टी का, जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो करंटली आपका डॉलर पे ध्यान दीजिए, उसके अलावा आप देखेंगे कि USD INR में भी इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो आपको मंडे को पता चलेगा। दूसरी चीज़ है ब्रेंट, जो ऑयल है। देखिए इकोनॉमी खुल रही है, इकोनॉमी खुलेगी, आप देख सकते हैं 101 रुपये पेट्रोल चल रहा है। मतलब बैंगलोर में 100 रुपीज़ पार, मुझे नहीं लगता कि लास्ट टाइम भी हुआ था, तो 100 रुपीज़ ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। कई जगह जहाँ 100 कभी नहीं गया वहाँ भी 100 है। दिल्ली में भी बहुत हाई प्राइसेस चल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर फ्यूल से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, क्योंकि फ्यूल से हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, सब्जी भाजी चीज़ें, कमोडिटी, हर चीज़, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, हर चीज़ के बढ़ेंगे। कमोडिटीज़ जो डे टू डे में काम आती है, धनिया जीरा, ये सबके प्राइसेस बढ़े। तो आप कैसे कह सकते हो कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है? क्योंकि ऑयल प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ RBI। RBI हैज़ ऑलरेडी ट्राइड एनफ टू कवर अप, बहुत कवर अप कर चुकी है, और RBI शुड क्विट बिकॉज इट हैज़ फेल्ड अगेंस्ट द मैंडेट है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एंड RBI हैज टोटली फेल्ड। वो इथेनॉल और ब्लेंडिंग और ये सब चीज़ें ठीक है, अच्छा है, मिशन है, आगे चल के होगा, लेकिन आज अगले 6 महीने क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो पूछना चाहिए लोगों को। आप लोग के लिए, आप सरकार चुनते हो, सरकार इन लोग को चुनती है। अब यही लोग फेल हो रहे हैं, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस पेट्रोल प्राइस में, इस डीजल प्राइस में बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना किसी का भी, तो गरीब आदमी का। तो ये मैं हमेशा उठाता रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ कि भाई गरीब आदमी अगर नहीं अच्छा कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर नहीं कम हो रहा है, नौकरियाँ इनफैक्ट ज़्यादा जा रही हैं, दिस इज़ नॉट द इकोनॉमी विच कैन सर्वाइव दिस स्टॉक मार्केट। इट कैन नॉट। 2007 में सेम चीज़ हुई थी। इनफैक्ट वहाँ तो US का रीज़न था, वहाँ पे तो अपनी इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही थी, लेकिन फिर भी हुआ, राइट। 2016 में सब कुछ अच्छा था, 16-17 में जो एक पीक आया था, और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी बड़ा करेक्शन दिया था 20% का, तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन उस टाइम पे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो फ्लैट हो रही थी। अभी तो इकोनॉमी निपटी हुई है, और ऊपर जाने की जो बात है, तो कितनी भी ऊपर चली जाएगी, तो क्या वो प्री कोविड लेवल पे पहुंचेगी? सिर्फ उन कंपनी की जो लिस्टेड हैं उनकी अर्निंग्स देख के आप नहीं कह सकते कि इकोनॉमी सुधरेगी, क्योंकि वो कंपनी पूरे इंडिया की टोटल जो बिजनेसेस हैं उसका सिर्फ 1% है। 99% का क्या, जो अनलिस्टेड है, अनरेगुलेटेड है, बहुत सारा अनरेगुलेटेड, अब तो रेगुलेटेड हो गया GST के अंडर, लेकिन फिर भी तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में बात करूंगा, राइट नाउ SGX निफ्टी 60 पॉइंट डाउन है, 60 पॉइंट डाउन है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देख के एक्साइटेड कोई नहीं होता अब, क्योंकि जो होगा मंडे को होगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि डॉलर में मूवमेंट हुआ है। अब कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बोलूंगा। ITC थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल पे है, 207 पे सपोर्ट है, 207 पे, इसको तोड़ा तो 201 202 तक जा सकता है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं क्या ओवरऑल होता है इसमें। लेकिन मुझे ऐसे उम्मीद है कि 210 211 फिर से क्रॉस करेगा अगले 1-2 दिन में। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आई कैनॉट लिटरली मूव ITC को मन होगा तो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। उसके अलावा मेटल शेयर्स में मैंने कल क्लियरली आपको बताया था कि जो कोशिश है टाटा स्टील की वो ऊपर उठने की है, ना कि नीचे जाने की। जो इतना लंबा बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो आज बहुत अच्छा मूव दिया। 1160 की बात की थी, 1160 टच करके आ गया भाई, और हिंडाल्को भी भागा, तो टाटा स्टील ने ज़्यादा अच्छा किया। तो आई होप लोगों ने इसमें पैसे बनाए होंगे। उसके अलावा HDFC ने भी अच्छा मूव दिया। HDFC तो पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से हर डिप पे बाई ही था, लेकिन अब HDFC में एक क्रिटिकल चीज़ है। अगर आप ट्रेंड लाइन वॉच करते हैं जो मैं बना के रखा हुआ हूँ, अभी इसने इसको ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद नीचे से टेस्ट किया और आज फिर फेल हुआ है। दिस इज अ साइन ऑफ फेलियर। और आपका जो एरिया है 2540, अगर 2540 ब्रेक हुआ तो HDFC बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि HDFC बहुत लेट रैली में पार्टिसिपेट किया, बिना मन के पार्टिसिपेट किया, और अभी गिव अप भी कर रहा है। तो HDFC एक है जिस पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरा है आपका रिलायंस लगातार आप देख सकते हैं कोशिश कर रहा है, मार्केट को अचानक से उठाता है एक्सपायरी के दिन, कभी किसी दिन। तो रिलायंस का जो है 22-25 ये अब आपका क्रिटिकल लेवल है। 22-25 के ऊपर कम से कम 40-50 पॉइंट इसको जाना चाहिए, अदरवाइज ये मुसीबत में है। ओवरऑल अगर ये 2185 आप कह सकते हो, 2185 अगर तोड़ा तो फिर ये कम से कम, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक करेक्शन 2080 तक हो सकता है। तो आप 2180 लेके चलिए। 80 लेवल अगर आपका ब्रेक होता है इस बार, तो आपको ये एक अच्छा डिप देगा, कम से कम 2080 तक का। तो ये एक पॉसिबिलिटी इसमें हो गई। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए
निफ्टी ओवरऑल हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई अगर आप देखेंगे तो लोअर लो बना रहे हैं। कंटिन्यूसली एक ट्रेंड मेंटेन है, ब्रेक नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत ही क्लियर डाइवर्जेंसेस है। मैंने पहले कहा डाइवर्जेंसेस डिले हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, उसको पॉजिटिव क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव तब क्रिएट किया जाता है जब मार्केट में स्पेस हो, जगह हो। तो अगर कुछ इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो हम ऑलरेडी अपनी सीलिंग पे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक रिस्की एरिया है जहाँ पे आप लॉन्ग जाना चाहोगे। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट 15,700 होना चाहिए। कोई भी आदमी लॉन्ग करता है दिन के दौरान पे 15,700 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने लास्ट टाइम देखा था जो बड़ा कैंडल बना था, झटके से सबके स्टॉप लॉस उड़ा दिए थे, वैसे ही उड़ाएगा, लेकिन इस बार उससे भी बड़ा होगा। तो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना है। आप लॉन्ग होते हो 15,700 पे एक स्टॉप लॉस लगा दो। मुझे पता है बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस कहीं तो लगाना पड़ेगा, राइट। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि ऊपर 200 पॉइंट जाएगा तो 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना कोई बुराई नहीं है। और उसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 35,047 पे है। अब यहाँ पे एक स्टोरी चल रही है। कल ये था ब्रेकआउट कैंडल बनाया, इनफैक्ट कल नहीं बोलूंगा मैं, आज जो मूवमेंट था और कल जो एक्सपायरी का मूवमेंट था उसके बाद जो हम देखेंगे ब्रेकआउट कैंडल था। ब्रेकआउट कोशिश थी पूरी, लेकिन वो ब्रेकआउट जो है आपका फिर से फेल हो गया है, और एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, उस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस हम आ गए हैं, और ये एक प्रॉब्लम है। देखिए लीडिंग इंडेक्स है, लगातार इसका मोमेंटम डाउन हो रहा है, ये तो हाई भी नहीं बना पा रहा है, तो ये एक मुसीबत वाली बात है। और आप अब एक इंपॉर्टेंट नेक लाइन पे आ रहे हो। नेक लाइन पे, वो नेक लाइन है आपकी 34,600, और 34,600 टूटा तो आपको 34,000 और 33,800 तक कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। आपको बड़े झटके से मारेगा ये बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अचानक से बहुत बिहेवियर जो है इसमें आईसीआईसीआई रेडी है, आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक भी इसमें कोशिश किया, लेकिन वो भी आपका हाई से गिव अप कर दिया। उसके अलावा आप देखेंगे एसबीआई आपका गिव अप कर रहा है, दोबारा से अच्छी एक कोशिश थी। आज मैं आपको बोलता हूँ 432 433 के ऊपर एक ब्रेकआउट का पूरा पैटर्न तैयार था, लेकिन गिव अप कर दिया, फेल कर दिया उसको। और वीकेंड में मुझे नहीं लगता कोई रीजन था कि ये नया हाई ना बनाता। मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि आज बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करना था, क्योंकि हर चीज ठीक थी, सब कुछ ठीक था, करेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो शाम को ही है। तो और कल डेटा यूएस का आ चुका है, तो क्यों बैंक निफ्टी एग्रेसिवली पॉजिटिव नहीं गया वीकेंड में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आंसर भी दे रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी इशारा कर रहा है कि चीज़ों में डाइवर्जेंस है, और बैंक निफ्टी ही गड़बड़ कर सकता है इस पूरे के पूरे ट्रेंड के लिए। तो जस्ट बी कॉशियस, बैंक निफ्टी कैन फॉल एंड टीयर इट अपार्ट। आईटी इंडेक्स विल बी द लीडर मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सेसिव वहाँ पे फ्रॉथ है, बहुत ज़्यादा लोग घुस चुके हैं, कंसंट्रेटेड हो चुका है लोगों का पोर्टफोलियो। जिनकी लगेगी तो अच्छे से लगेगी, तो 5 से 8% का करेक्शन कोई रूल आउट नहीं कर सकता। मिड कैप इंडेक्स इज रेडी फॉर ए बिग फॉल, सो दीज आर द एरियाज जहाँ से प्रॉफिट है आप निकाल लो थोड़ा बहुत, नहीं निकालना है तो बाद में आपको लोअर लेवल पर जब आएगा तो एक लेसन लर्न के लिए व्हाइट बोर्ड में मार्क कर लेना, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीकेंड के लिए यही है। और अगर कोशिश करूंगा कुछ और नया वीडियो लाना है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो डेफिनेटली आऊँगा, और लाइव सेशन हम करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।